हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते ध्यान देना अपना केमिकल काइनेटिक्स का ध्यान देना। अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट अगला लेक्चर हमारा केमिकल काइनेटिक्स का ध्यान देना लास्ट लेक्चर है। तो ध्यान देना पिछले क्लास में मैंने बताया तो ध्यान देना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया था ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैंने ध्यान देना डेरिवेशन भी कर दिया था। के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बेसिकली ध्यान देना रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये सभी को समझ में आ रहा है। अगर ध्यान देना कोई पार्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है, तो पार्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर तुमने गलती से टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होगा मतलब ध्यान देना जैसे मैं लिखूं के इज इक्वल टू क्या होता है, ए होगा ई टू द पावर क्या होगा माइनस ये बाई क्या होगा आर टी। तो ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी तो पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा। उसका जो आरएमएस पैरामीटर है वो भी क्या होगा, ध्यान देना पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होता है और आरएमएस पैरामीटर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है, ध्यान देना। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसको लॉग में ले जाने के लिए। तो ध्यान देना कभी भी एलएन में सॉल्व मत करना, हमेशा उसको क्या करना, लॉग में ले जाके ध्यान देना सॉल्व करना। और लॉग के लिए मैं बता भी रहा हूँ, ध्यान देना कि लॉग की वैल्यू बस रट लो, 1 to 10 रट लो। या हो सकता है ध्यान देना लॉग के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते ध्यान देना अपने लेक्चर पे। जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन ही ध्यान देना, फिगर गिवन बिलो shows the variation of ln k with temperature T inverse for two different reaction having same RNS पैरामीटर। ध्यान देना दो रिएक्शन तो है, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 है, पर इसका RNS पैरामीटर क्या सेम है। मतलब ऊपर वाले का RNS पैरामीटर ए है तो नीचे वाले का क्या होगा, ए होगा। ए से पी में कन्वर्ट हो रहा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ए वन है, और बी से पी में कन्वर्ट हो रहा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ए टू है। ध्यान देना एल एन के वर्सेस 1/t का दो ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच रिएक्शन हैज हायर रेट कांस्टेंट। पहले तुम्हें बताना है K1 K2 में कौन बड़ा है। विच रिएक्शन हैज हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब E1 E2 में कौन बड़ा होगा। विच रिएक्शन फास्ट एट सेम टेम्परेचर, कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रहा होगा या कौन सा स्लो हो रहा होगा। तो ध्यान देना ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सभी को ग्राफ दिख रहा है। फर्स्ट है सेकंड है, ध्यान देना अगर फर्स्ट की बात करो मैं ऐसे कर देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, तो ये एक एंगल ये होगा और एक एंगल क्या होगा, ये होगा। साफ पता चल रहा है, ध्यान देना एंगल फर्स्ट का क्या है, ज्यादा है। ध्यान देना एंगल ज्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ध्यान देना इस कर्व का ध्यान देना स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई आर। और ए बाई आर और कुछ नहीं होता, क्या होता है, ध्यान देना tan थीटा। अगर एंगल ज्यादा है, ध्यान देना एंगल ज्यादा है तो ऑब्वियस बात स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब माइनस ए बाई आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। मतलब क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वन बाई आर इज ग्रेटर देन माइनस ए टू बाई आर। आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वन इज ग्रेटर देन माइनस ए टू। ध्यान देना अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हमारा चेंज होगा। तो ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, मतलब ध्यान देना जो हमारा ए टू है, ध्यान देना जो रिएक्शन सेकेंड है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और जो फर्स्ट है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझ से ध्यान देना। एक कर्व मैंने ऐसे बनाया और ध्यान देना दूसरा कर्व मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे बना दिया। तो तुम ही कुछ समझो कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे है, कम है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। अब मान लो यही मेरा क्या है, ध्यान देना ये वन है और ये मेरा क्या है, ये टू है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो ध्यान देना लिखा विच रिएक्शन है हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये टू इज ग्रेटर देन ये वन। अब क्या एक्टिवेशन एनर्जी जितना ही ज्यादा होगा रिएक्टेंट ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट में क्या करेगा, कम पार्टिसिपेट करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ज्यादा होगा तो बहुत कम मॉलिक्यूल ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तुम्हें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू क्या होगा, कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। तो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो एक्चुअली ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी का तो जो मेन चेंज होता है वो किस पे होता है, ध्यान देना रेट कांस्टेंट पे होता है। तो समझ में आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट क्या है, इनवर्सली है। जैसे लिखा हुआ के ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा होगा तो के वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर के वैल्यू बढ़ा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी,
कम होगी। तो समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट में कैसे रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। इसको हम फील भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, एनर्जी मेरा ज्यादा होगा तो पार्टिसिपेशन कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आ रहा है, अगर E2 इज ग्रेटर देन E1 है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, K1 इज ग्रेटर देन K2। सेकंड क्या हो जाएगा, E2। तो ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया है। पूछा विच रिएक्शन अकर फास्ट एट सेम टेम्परेचर, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ध्यान देना। अब इधर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, अब इस फॉर्म में दिया हुआ है ln k 14.34 minus 1.25 into 10⁴ divided by t। ध्यान देना, पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट्स। तो ध्यान देना ln k के बीच में, तो ध्यान देना हम लोगों ने अभी इसको देखा था ln k, इसको ध्यान देना यहाँ पे ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है, तो तुम क्या लिख सकते हो, ln k इज इक्वल टू क्या होगा, ln a माइनस ई ए बाई क्या होगा, आर टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान देना ln a और क्या है, ये है, माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू कितनी है, दिस है। ऐसे लिख के ध्यान देना हम क्या कर सकते हैं, आराम से इक्वेट कर सकते हैं। ध्यान देना ई ए बाई आर की वैल्यू कितना लिखते हैं, इतना। तो समझ में आ रहा है, k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। ध्यान देना ln का फॉर्म में ले जाओ, इस इक्वेशन को लिखो और इस इक्वेशन को लिखो, दोनों क्या करो, इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो ध्यान देना ई ए बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, -1.25 इंटू 10⁴। अब ध्यान देना, अब डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू क्या लोगे, तो आंसर चेक कर लेना। आंसर देना मैंने बोला था, ध्यान देना एक्टिवेशन जो आंसर दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें आर की वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर की वैल्यू हमें पता है, जूल में भी होता है, कैलोरी में भी होता है। तो ऑब्वियस बात, आंसर अगर कैलोरी में दिया हुआ है तो हम 2 पुट करेंगे, जूल में दिया हुआ है तो ध्यान देना 8.314। मैंने क्या किया, ध्यान देना कैलोरी में लिखा है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, ध्यान देना इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा। नेक्स्ट ध्यान देना, मैंने एल के दिया हुआ इस तरीके से। तो अब तुम्हें निकालना है, क्या निकालना था, सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ध्यान देना। तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिया, पूछ रहा था रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन पे। रेट कांस्टेंट ध्यान देना 500 केल्विन, तो एल के 14.314 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कहाँ पूछ रहा है, के पूछ रहा है, पर कहाँ पूछ रहा है 500, टी इज इक्वल टू 500 पुट करो और क्या करो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे वही कर रहा होगा, ध्यान देना एल एन के इज इक्वल टू 14.314, इसने क्या किया, टी की वैल्यू पुट कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना कि ऊपर जो लिखते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी और जो टर्म था, इसको हमेशा जूल में ही रख देना, जूल में रखते हैं, ध्यान मतलब किलो जूल किलो कैलोरी में रखते हैं। अगर किलो कैलोरी है तो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, जूल है, किलो जूल है तो जूल में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से हमने क्या किया, के की वैल्यू फाइंड कर ली, के की वैल्यू फाइंड हो गया, तो के हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, के तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट। पूछ रहे, ध्यान देना किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ, ध्यान देना 256 मिनट होगा। तो ध्यान देना हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ध्यान देना हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 बाई के। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के फाइंड कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देना पहले के फाइंड कर लेंगे, 0.693 बाई 256 इंटू क्या होगा 60, जो मिनट दिया, ध्यान देना पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, और जो हमारा ऊपर इक्वेशन था, ध्यान देना ये वाला एल एन के, क्योंकि ध्यान एल एन के सेकंड में था इसलिए ध्यान देना के में लिखना। बस क्या करूंगा, मैं के की वैल्यू पुट करूंगा और टेम्परेचर को सॉल्व कर लूंगा। तो ध्यान देना इसको प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ध्यान देना ये बहुत ही आसान है, पर ध्यान देना कैलकुलेशन पार्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बना लेना ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो सके। नो डाउट पेपर में जो आता है, ध्यान देना वहाँ पे लेंदी कैलकुलेशन नहीं होता है, बहुत सारा क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। फिर भी मैं बोलूँगा, ध्यान देना बहुत सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, समझ में आ रहा है, करना कुछ नहीं, ध्यान देना इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर 1/t पुट करेंगे और क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके ध्यान देना हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है। तो ये था, ध्यान देना k इज इक्वल टू, तुमने बोला कि a e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब ध्यान देना किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पूछ रहा, ध्यान देना किसी, ध्यान देना दूसरे टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे, तो ध्यान देना लिखा हुआ है फॉर केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 केल्विन आर K1 एंड K2। ध्यान देना इसने T1 केल्विन पे K1 रेट कांस्टेंट मान लिया और T2 केल्विन पे ध्यान देना इसने K2
मान लिया। तो K1 इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी वन। ध्यान देना, अब पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैंने पहले ही बोला था, ध्यान देना आरएनएस पैरामीटर और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो K1 लिख दिया और K2 लिख दिया। तुम सेकंड को क्या करो, फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी टू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी वन। तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए बाय आर कॉमन ले लो तो क्या होगा, माइनस कॉमन लिया, ध्यान देना क्या वन बाई टी टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो, हाँ प्लस हो जाएगा, सही। तो जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर, के टू बाई के वन, तो यहाँ तो समझ में आ रहा, के टू बाई के वन इज इक्वल टू क्या, ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी टू और ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी वन। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस ए बाई आर टी वन। तो अगर मैं माइनस ए बाई आर बाहर निकालता हूँ, ध्यान देना, तो वन बाई टी टू, ध्यान देना वन बाई टी टू, यहाँ पे एक्चुअली ध्यान देना प्लस नहीं होगा, माइनस वन बाई टी वन हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव, ये तो टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, इसने ए बाई आर लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, के टू बाई के वन। अगर ध्यान देना ये है ई है, तो हम क्या लेंगे, एल एन लेंगे, तो एल एन लेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, के वन इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी वन लिख देना, के टू इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए वन बाई आर टी वन लिख देना, के टू के वन हो गया, के टू बाई के वन डिवाइड कर दो तो ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी टू डिवाइड बाई क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी वन, उसको ऊपर ले जाओ, सॉल्व कर लो। तो ये एक्सपोनेंट में आ गया टर्म, ये आ गया, दोनों तरफ एल एल ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये आएगा। ध्यान देना, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ध्यान देना बहुत बार, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, किसी गिवन रिएक्शन का ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले का यूज किया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली बोल देता है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना है और किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डबल हो गया, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो मतलब ध्यान देना, तुम्हें के वन पता है, के टू पता है, टी वन पता है, टी टू पता है, आर पता है, तुम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ए बाई आर वन बाई ए बाई आर, ब्रैकेट में क्या होगा, टी टू माइनस टी वन बाई टी वन इंटू टी टू। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन है भी नीचे, द रेट कांस्टेंट बिकम्स ट्रिपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री टू 50 डिग्री। कहने का मतलब ध्यान देना, रेट कांस्टेंट ट्रिपल हो जा रहा है, जैसे ही हम लोग 20 से 50 डिग्री जा रहा है, मतलब ध्यान देना 20 डिग्री पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो 50 डिग्री पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, 3K1। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ए बाई आर टी टू माइनस टी वन बाई टी वन टी वन टी टू दिया हुआ है, के टू क्या, ध्यान देना 20 डिग्री पे तो क्या है, K1 है, और 50 डिग्री पे क्या, ध्यान देना 3 टाइम्स हो जाएगा तो क्या होगा, 3K1। तो ये मेरा K1 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, K2। तो K2 क्या, 3 टाइम्स ऑफ K1, तो ध्यान देना इसने 3 टाइम्स ऑफ K1 पुट किया, तो K1 K1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, एल एन थ्री ये बाई आर। T1 भी पता है, ध्यान देना T2 भी तुम्हें पता है, पर T1 T2 को किस में यूज करते हैं, ध्यान देना हमेशा हम लोग कैल्विन में यूज करते हैं, टेम्परेचर हमेशा कहाँ यूज करेंगे, ध्यान देना कैल्विन में यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान देना, ये बहुत आसान आसान टेम्परेचर जो इफेक्ट है, ध्यान देना वो बहुत ही आसान होता है, पर ध्यान देना ये जल्दी सॉल्व नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर लेना, लॉ कैसे यूज करना उसका प्रैक्टिस कर लो। कोई भी ध्यान देना कैलकुलेटर यूज मत किया करो, बिना कैलकुलेटर के सारे कैलकुलेशन करो। कुछ कैलकुलेशन ध्यान देना जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन में ध्यान देना दिमाग नहीं लगेगा, तो हमें वहाँ पे अप्रॉक्स कैलकुलेशन ले जाना पड़ेगा। पर ध्यान देना कैलकुलेटर का कभी भी यूज मत किया करो, ये हो जाएगा। तो ध्यान देना, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब बात करते हैं, ध्यान देना फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड जाने का रेट कांस्टेंट क्या है, के एफ। बैकवर्ड जाने का रेट कांस्टेंट क्या है, के बी। तो लगेगा तो यही, के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, तो क्या लिख रहे हैं, बस फॉरवर्ड के लग जाएगा, तो के एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए एफ ई टू द पावर माइनस ए फॉरवर्ड पे आर टी। के बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। के इक्विलिब्रियम सभी को पता है, ध्यान देना केमिकल इक्विलिब्रियम से के फॉरवर्ड में क्या होगा, के बैकवर्ड होगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ए बाई ए बी, ध्यान देना ई टू द पावर माइनस क्या था, ए फॉरवर्ड बाई आर टी प्लस ए बी बाई आर टी। ध्यान देना माइनस ये माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा, यहाँ तक समझ में आ रहा, ध्यान देना इसको इसको इन लोगों ने एक नया कांस्टेंट मान लिया,
ए। अब इधर तो के इक्विलिब्रियम है, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड, ए बाई ध्यान देना आरएनएस पैरामीटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आरएनएस पैरामीटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको ए डैश मान लिया। अब ये टर्म कुछ इस तरीके से आ गया, ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड में आर टी। जैसे मैंने बताया तो ध्यान देना डेल्टा एच तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता ही है, पर एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ए डैश ई टू द पावर माइनस डेल एच बाई आर टी। अब फॉर्मूला रटना बहुत आसान है, ध्यान देना वहां पे के क्या था, ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, तो आर टी तो आ ही रहा था। ध्यान देना अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो माइनस ई है, मतलब माइनस ई बाई आर टी आएगा, केवल ध्यान देना ई रहेगा। अगर रिवर्सिबल होगा तो डेल एच का यूज करेंगे, ध्यान देना वहां पे ध्यान देना इरिवर्सिबल है तो की का यूज करेंगे, अगर रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम का यूज आएगा, वहां पे ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए डा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और कैसे कैसे रखना है वो थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है के ए ई टू दी पावर माइनस ए बाई क्या होगा, आर टी। चेंज क्या हुआ, अगर रिवर्सिबल होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा एच में। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए डैश भी वहाँ पे कांस्टेंट है, तो कोई मतलब है नहीं। के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान देना के इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एल में ले जा सकते हैं, तो एल एन के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एल एन ए डैश माइनस डेल एच बाई आर टी। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल एच बाई आर हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। केस ध्यान देना बोला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच अगर ध्यान देना ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का। एक जो थर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इसी पॉइंट से क्या होगा, ध्यान देना ये पूरा टर्म क्या है, एल एन ए डैश है, यहाँ भी ये पूरा टर्म क्या है, ध्यान देना एल एन ए डैश है। स्लोप क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ग्राफ, अगर एंडोथर्मिक है तो डिक्रीजिंग होता है, और एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये सभी को समझ में आ रहा है। आप ध्यान देना वहां पे दो टेम्परेचर पे डिफाइन हुआ, तो यहाँ भी दो टेम्परेचर पे डिफाइन हम लोग करेंगे एट टू टेम्परेचर टी वन केल्विन। तो वहाँ पे जाना के वन के टू डिफाइन था, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम वन के इक्विलिब्रियम टू डिफाइन हुआ। तो टी वन केल्विन पे के इक्विलिब्रियम वन है, एंड टी टू केल्विन पे के इक्विलिब्रियम क्या होगा, टी टू होगा। तो देना वहाँ पे ये था, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान देना एल एन के इक्विलिब्रियम टू डिवाइड बाई क्या होगा, के इक्विलिब्रियम वन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच बाई आर, वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। ध्यान देना यहाँ पे मैंने डेरिवेशन नहीं किया, जैसे डेरिवेशन वहां किया था वैसे डेरिवेशन तुम कर सकते हो। के इक्विलिब्रियम वन क्या होगा, ए डैश ई टू द पावर माइनस क्या होगा, डेल्टा एच बाई क्या होगा, आर टी वन। के इक्विलिब्रियम टू क्या होगा, ए डैश ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई क्या होगा, आर टी टू। दोनों को डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ध्यान है, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है ध्यान देना तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम टू इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम वन, मतलब ध्यान है के इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर। मतलब ध्यान देना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया था। ध्यान देना के इक्विलिब्रियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टेम्परेचर, जब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान देना इसको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में देना पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इनफैक्ट मैंने इस वैन ऑफ इक्वेशन को मैंने वहां पे यूज भी तुम्हें कराया था, तो सब याद है, चलो ठीक है। ध्यान देना अब इसमें क्वेश्चन की बात करें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया नहीं, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में भी ध्यान देना वो डेल्टा एच पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान देना इस वजह से वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा था। ध्यान देना अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो मेन क्वेश्चन होता है ध्यान देना वो डेल्टा एच पूछ सकता है, या इसका भी ध्यान देना इक्वेशन दे दिया जाए और हम ये डिजायर इक्वेशन लिख के दोनों कंपेयर करने के लिए बोल सकता है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, ध्यान देना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान देना कैटलिस्ट हमें पता है, ध्यान देना कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ध्यान देना कम भी करता है बढ़ाता भी है, पर मेनली जो पॉजिटिव चीजें होती है ध्यान देना उसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, नेगेटिव वाले के लिए हम अभी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान देना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, ध्यान देना कि हमें कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम किसके लिए यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए ही करते हैं, ध्यान देना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है विदाउट पार्टिसिपेशन,
ध्यान देना, बिना ध्यान देना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, यही ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो सभी के दिमाग में डाउट आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा कैसे देता है। तो ध्यान देना, एक्चुअली ध्यान देना, कैटलिस्ट क्या करता, जो पाथ था हमारा, ध्यान देना जो पाथ था, इस तरीके की तुम लोगों ने पाथ देखा था, कैटलिस्ट क्या करता, ध्यान देना उस पाथ को ही क्या कर देता, चेंज कर देता है। तो ध्यान देना, अब मैं थोड़ा सा उसका पढ़ देता हूँ। Presence of catalyst lowers the energy of activation and therefore influences the rate as well as rate constant of the reaction। ध्यान देना, जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, ध्यान देना जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है उसी को क्या करता है, कम करता है, चेंज करता है। मतलब ध्यान देना, ऊपर नहीं बढ़ाता, वो नीचे कर्व करता है। जैसे मान लो ये कर्व है, जैसे यही कर्व था, इस कर्व को क्या कर दिया, इस तरीके कर देगा। समझ में आ रहा है, इस कर्व को क्या करेगा, इस तरीके कर देगा। मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतना था, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इतना होगा। तो ये समझ में आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड देयरफॉर presence of catalyst lowers the energy of activation and therefore influences the rate as well as rate constant। ध्यान देना, समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है by changing the path of reaction। Also a catalyst does not distinguish between forward and backward reaction in reversible reaction। ध्यान देना, कैटलिस्ट ध्यान देना कभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, फॉरवर्ड also catalyst does not distinguish between forward and backward reaction in reversible reaction। ध्यान देना, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में ध्यान देना कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन विथ इक्वल अमाउंट। नॉर्मली ध्यान देना कैटलिस्ट क्या करता है, ध्यान देना जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना ही रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाता है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझ में आ रहा है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, ध्यान देना उनका पाथ चेंज करके। पाथ चेंज करने का मतलब क्या करता है, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को तो कम करता है, ध्यान देना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना कम करेगा उतना ही हम क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कम करेगा। जैसे ध्यान देना, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ग्राफिकली। केस फर्स्ट, ध्यान देना रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तुम्हें पता है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच, ध्यान देना एनर्जी ऑफ डेल्टा एच क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। डेल्टा एच हमेशा क्या होने वाला था, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड ही होने वाला है। तो ये समझ में आ रहा, तो एंडोथर्मिक होगा तो कर्व ऐसा होगा। ना केस टू, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ध्यान देना ये फॉरवर्ड माइनस क्या होगा, ये बैकवर्ड। यहाँ पे ध्यान देना ये गलत है, ध्यान देना ये गलत है। डेल्टा एच ध्यान देना अभी भी क्या होगा, ध्यान देना ये फॉरवर्ड माइनस ध्यान देना ये बैकवर्ड। ये ध्यान रखना, ये गलत है थोड़ा सा। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक होगा, ध्यान देना तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा। तो ये मेरा क्या डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है। अब डेल्टा एच ध्यान देना क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ध्यान देना यहाँ पे ये इक्वेशन गलत आ गया, ध्यान देना तो ये मेरा गलत इक्वेशन है। तो डेल्टा एच यहाँ भी क्या होगा, ध्यान देना ये फॉरवर्ड माइनस क्या होगा, ये बैकवर्ड ही होने वाला है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझ में आ रहा है। अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं जब कैटलिस्ट का यूज करेंगे। केस 3, व्हेन कैटलिस्ट इज यूज। तो ध्यान देना पहले जो मेरा कर्व था वो क्या था, कुछ ये था। अब जो कर्व ध्यान देना ये क्या है, ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कर्व क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पहले एक्टिवेशन एनर्जी मेरा ये था, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो सभी को समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया मतलब पहले यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स जो थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, अब कैटलिस्ट का यूज करोगे तो क्या होगा, एनर्जी बैरियर के ऊपर चला गया, मतलब वो पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो समझ में आ रहा है कैटलिस्ट का यूज कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता। ध्यान देना मैं बार बार दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स से पहले इनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं था तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। पर जैसे मैंने कैटलिस्ट का यूज किया, ध्यान देना पाथ चेंज हो गया। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पहुंच गया, मेरा यहाँ पे पहुंच गया। एक्टिवेशन एनर्जी मेरा यहाँ पे पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है ये मॉलिक्यूल के पास क्या सफिशिएंट एनर्जी है और ये ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ध्यान देना ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, अब ये मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स से इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और ध्यान देना जो डेल्टा एच है, ध्यान देना डेल्टा एच अभी भी क्या, ध्यान देना ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड है। तो ध्यान रखना अगर कैटलिस्ट का यूज करते हैं ध्यान देना तो कभी भी ध्यान देना डेल्टा एच में कन्वर्ट, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा एच में चेंज क्यों नहीं होगा, ध्यान देना जितना फॉरवर्ड से कम होगा ध्यान देना बैकवर्ड भी क्या होगा उतना ही कम होगा। मतलब ध्यान देना जितना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होने वाला है उतना ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ना बैकवर्ड डायरेक्शन भी कम होने वाला है। ध्यान देना कम तो इतना ही हुआ है,
तो हटा देते हैं, ध्यान देना। अगर मैं कम की बात करूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना कम हुआ, इतना हुआ। बैकवर्ड में भी क्या है, उतना ही कम है। तो ध्यान देना, इसलिए डेल्टा एच पे कोई ध्यान देना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैटलिस्ट का यूज करते हो डेल्टा एच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो समझ में आ रहा है कैटलिस्ट का क्या यूज है। तो कैटलिस्ट का सिंपल ध्यान देना, कैटलिस्ट के यूज के कारण ध्यान देना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, ध्यान देना कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को जो पाथ है उसी को चेंज कर देता है। पाथ को जब चेंज करेगा तो ध्यान देना, अब मेरा क्या होगा, ध्यान देना, पाथ को चेंज करने का मतलब क्या करता है, ध्यान देना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे रहा है, मतलब ध्यान देना ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास पहले कुछ एनर्जी था पर ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी एनर्जी लेस देन क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी। पर जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, मतलब वो मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ध्यान देना क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब कैटलिस्ट पाथ को चेंज किया, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ध्यान देना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना चेंज करता है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज करता है। इसलिए ध्यान देना हमारा डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले भी डेल्टा एच ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होता है, बाद में भी डेल्टा एच क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होगा। क्वेश्चन में ध्यान देना, फॉर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लिखा हुआ, डेल्टा एच दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इतना दिया, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन पूछ रहा है। डेल्टा एच क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो अभी से बात, डेल्टा एच दिया हुआ, ये फॉरवर्ड दिया तो ये बैकवर्ड कैलकुलेट कर लो। ये सभी को समझ में आ रहा। अब ध्यान देना, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा लिखा, ध्यान देना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर 500 केल्विन। बोला जा रहा है, एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट ए 500 केल्विन, at the same reaction is carried out, if the same reaction is carried out in the presence of catalyst at the same temperature, the temperature is required 400 केल्विन। ध्यान देना, बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जिसको हम लोग 500 केल्विन पे कर रहे हैं। अगर हम लोग कैटलिस्ट का यूज में करते हैं, ध्यान देना, सेम रिएक्शन विद सेम रेट, मतलब तब हमें टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, 400 केल्विन। पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ द कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 केल्विन। पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ द कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब ध्यान देना, इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारे जहाँ पे 500 केल्विन था, ध्यान देना 500 केल्विन पे एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान देना ये था, तो 400 केल्विन पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये माइनस 20। तो ध्यान देना के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू दी पावर क्या होगा माइनस ए बाई क्या होगा आर टी। अब ध्यान देना, तुम बोलोगे कि सर कि एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होगा। हाँ कांस्टेंट तो होगा, पर तुमने क्या किया, कैटलिस्ट यूज कर दिया, और कैटलिस्ट यूज कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेट कांस्टेंट बोल रहा है क्योंकि सेम रेट बोल रहा है, सेम रेट बोल रहा है, सेम रेट तभी होगा जब रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। तो के कांस्टेंट है, और ध्यान आरएनएस पैरामीटर तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आरएनएस पैरामीटर पर ध्यान देना, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो के भी कांस्टेंट होगा, मतलब ये क्या होगा, यही होगा। तो ई ई टू द पावर बाई ई माइनस आर टी इज इक्वल टू ए। तो ध्यान देना, अब क्या है, ये टी डैश लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। ये ध्यान देना, टी डैश लिख लेते हैं, e to the power माइनस ए बाय आर टी इज इक्वल टू e to the power माइनस ए बाय आर टी डैश। टी जो है 500 केल्विन है, टी डैश जो है हमारा क्या 400 केल्विन है। आप ध्यान देना, एक्सपोनेंट हटा सकते हैं, तो ए बाय आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश बाई आर, ये डैश भी लिख लो, इसको ये डैश भी लिख लेते हैं, ध्यान देना ये डैश भी लिख लेते हैं। तो ए बाय आर टी इज इक्वल टू क्या, ए डैश बाई आर टी वन, आर आर से भी कैंसिल कर दो, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना टी बाई इज इक्वल टू क्या, ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा टी। तो ई हमें फाइंड करना है, टी हमें 500 दिया हुआ है, और ई डैश दिया हुआ ए माइनस 20 और 400 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कितना आएगा, 100 किलो जूल पर मोल। तो ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, किसी को डाउट है, डाउट होगा ध्यान देना, तो 5 से 6 वाला जो डाउट क्लास है उसमें पूछ सकते हो। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा केमिकल कैनेटिक्स। तो ध्यान देना, इसको पूरा का पूरा पढ़ लो। अगले क्लास से ध्यान देना, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स ध्यान देना बेसिकली उन बच्चों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा जिनका मैथ्स स्ट्रांग होगा। हम ध्यान देना, पूरे केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा कि हम लोग केमिस्ट्री का बहुत कम यूज़ किया, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो ध्यान देना, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत आसान चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं। इनफैक्ट जेई मेंस में तो बहुत आसान आते हैं। एडवांस में बोलूँगा थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाता है, पर फिर भी हमारे पास ध्यान देना
1 साल है तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। इनफैक्ट ध्यान देना, मैंने एक बुक बताया भी है, नरेंद्र अवस्थी सर का बुक बताया हुआ है। एक्सरसाइज़ 1 जो है प्योरली मेंस पे होता है और 2 और 3 एडवांस पे होता है। तो उसको पर ध्यान देना, उस बुक्स को तभी बनाना जब तुम्हारा सीट बन जाए और डीपीवी बन जाए। जिन बच्चों से सीट और डीपीवी पूरा का पूरा बन जा रहा है, वो नरेंद्र अवस्थी सर का बुक खरीद सकता है। और ध्यान देना, आप तो खरीद ही लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नरेंद्र अवस्थी सर का बुक्स बना लोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि ध्यान देना, आराम से केमिस्ट्री में तुम ऑलमोस्ट 80 टू 90% स्कोर कर सकते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ध्यान देना, एडिशनल बातें मैं बता रहा हूँ। और ध्यान देना, मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में थोड़ा सा मैं ध्यान देना लॉग पे भी तुम्हें बना के बता दूं। जिनको दिक्कत होगा ध्यान देना, जिनको दिक्कत होगा ध्यान देना बोलना, ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम बोलोगे ध्यान देना तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे कैसे लॉग का यूज करता था। लॉग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लॉग का यूज कैसे करते ध्यान देना वो मैं बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ों को रट के, इनफैक्ट 4 लॉग को रट के हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर तुम ग्रुप में बोलोगे बताने के लिए तो मैं उस पर एक वीडियो 10 मिनट का बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ध्यान केमिकल काइनेटिक्स है। इनफैक्ट ध्यान 10 लेक्चर में कंप्लीट होना भी चाहिए था, 10 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो भी गया है। ध्यान देना, आगे का लेक्चर जो मैं बढ़ाऊंगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाऊंगा, ताकि ध्यान देना, क्योंकि है कि मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ध्यान देना, अब लेक्चर जो होगा तुम्हारा मैक्सिमम लेक्चर 40 प्लस ही होगा, 40 मिनट्स से ज़्यादा होगा या 50 मिनट से मैं भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ठीक है, आगे का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। और अगला लेक्चर में ध्यान देना हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि ध्यान देना वो केमिकल काइनेटिक्स से भी आसान तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इनफैक्ट ध्यान देना, फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी हमें माथापच्ची करना था वो 11th का ही टॉपिक था, वो थोड़ा सा ध्यान देना डिफिकल्ट था। और 12th का जो टॉपिक है खासकर केमिकल काइनेटिक्स, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा है। लिक्विड सॉल्यूशन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, उससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालता है, वो भी मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा ध्यान देना इमेजिनेशन है, इमेजिन करने आ गया तो वो भी बहुत आसान है। 3 चैप्टर बहुत आसान है। थोड़ा सा इलेक्ट्रो टफ हो सकता है जिनको रिडॉक्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है, रिडॉक्स अगर बहुत अच्छा है तो इलेक्ट्रो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक ध्यान देना, 4 चैप्टर के अलावा एक 5वां चैप्टर होगा जो सरफेस होगा, जो मुझे भी फालतू लगता है, तुम्हें भी फालतू लगेगा। तो सरफेस थोड़ा सा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हमारे 2 चैप्टर पहले ही छूटे हुए हैं, आयनिक छूटा हुआ है और थर्मो भी छूटा हुआ है। तो ध्यान देना, मैं पहले 12th के टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, खासकर 4 चैप्टर, फिर मैं तुम्हें आयनिक एंड थर्मो पढ़ाऊंगा। आयनिक थर्मो ध्यान देना, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे ऐसे पढ़ेंगे ध्यान देना, मतलब आयनिक और थर्मो ध्यान देना ऐसा मतलब पढ़ाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं आने वाला। क्योंकि ध्यान देना, अगर मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं फिजिकल से। थर्मो हुआ, आयनिक हुआ, इलेक्ट्रो हुआ, और कभी कभी ध्यान देना मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। ये 4 टॉपिक बहुत, मोल कॉन्सेप्ट 1 और 2 दोनों मिला के पूछता है। तो ये 4 टॉपिक, इन 4 टॉपिक को ध्यान देना हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, इनफैक्ट मोल कॉन्सेप्ट 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रो भी ध्यान देना आसान है, तो उसको हम डील करेंगे। अब हम लोग ध्यान देना अगले क्लास में लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पर फिर भी ध्यान देना इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करो। चलो, थैंक यू।